नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो मंथन। मंथन में आज बात होगी, क्या यूपी बिहार में भी होगा खेल? विपक्षी एकता में की पटना में हुई मीटिंग के बाद देश भर में गैर एनडीए दल काफी खुश थे। विपक्ष के नेताओं का यहां तक कहना था कि बिहार और महाराष्ट्र की एकता भाजपा को भारी पड़ने वाली। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और बिहार में महागठबंधन के चलते भाजपा की तैयारी कमजोर बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है और हालात अभी से बदलते दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा बिहार में मांझी को अपने साथ ले चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी से अजित पवार को भी कई विधायकों के साथ तोड़ लिया है, जिसके चलते एनडीए खेमा चुनाव से पहले ही मजबूत होता दिख रहा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी भाजपा ऐसा ही प्लान बना सकती है। बिहार में जेडीयू और यूपी में आरएलडी को तोड़ने की भी बातें सामने आ रही हैं। यूपी महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बिहार की भूमिका भी अहम मानी जाती है। ऐसे में मंथन का मुद्दा आज यही है कि क्या यूपी बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल होगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी उलटफेर के बाद यूपी और बिहार से नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी जारी है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी की, तो अब उत्तर प्रदेश से सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी यूपी में खेला होने की बात कही है। जयंत जी नाराज चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। वो चाहते हैं कि मायावती जी को साथ लिया जाए। सोनिया जी भी चाहती हैं कि मायावती जी को साथ लिया जाए। राजभर भी चाहते हैं कि मायावती जी को साथ लिया जाए। साथ न लेने की वजह से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कुनबा नाराज है। अब वो अपना भविष्य तलाश रहा है। वो संपर्क में है कि लोकसभा का कुछ लोगों को टिकट मिल जाए तो हम लोग उधर चले जाएं। कुछ लोग सरकार में जाने के लिए आतुर हैं कि हमको सरकार में अगर जगह मिल जाए तो हम लोग सरकार में चले जाएं। इस तरह उठापटक बड़ी तेजी से हो रही है। मायावती का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि मायावती के बिना किसी गठबंधन के कोई मायने नहीं है। अगर वो आए तो मैं भी शामिल हो सकता हूँ। लखनऊ में मुस्लिम 4 खेमे में बंट गए हैं और अब मुसलमान भाजपा को भी वोट दे रहे हैं। मायावती के भी साथ हैं। आप जब नौकरी बांटेंगे तब मुस्लिम को नहीं देंगे, इस बात को लेकर हर वर्ग नाराज है। कांग्रेस भी चाह रही है कि मायावती को मोर्चे में दिया जाए। एक नेता का नाम बताइए जो मायावती जी से मिलके कहा हो कि हमारे साथ आइए। जो विपक्षी एकता में जो लोग पहल कर रहे हैं, एक नेता का नाम बताइए जो मायावती जी से मिला हो या उनसे कहा हो कि भाई आप इस मोर्चे में आइए। क्या वजह है कि आप उनको नहीं ले रहे हो? उत्तर प्रदेश के साथ साथ 13 प्रांतों में उनका एक बड़ा जनाधार है और दलित बड़ा चेहरा है और कुशल शासक रहे हैं, इतिहास है। तो ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं ले रहे हैं जो अलग अलग पार्लियामेंट में अगर आप देखिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक वोट एक पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी का है और उस पार्टी को आप लोग नहीं ले रहे हैं। इस नाते जयंत जी भी नाराज हैं। इससे पहले पूर्व लोजपा नेता और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने महागठबंधन के विधायकों, सांसदों और नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर असंतोष है, इसलिए जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक मेरे संपर्क में भी हैं। यूपी से लेकर बिहार तक महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की चर्चा है और विपक्षी खेमे में भी खलबली मची हुई है। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं। भाई उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से बचते नजर आए।
बता दें कि बीआरएस ने पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। सपा नेता की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा खम में एक सार्वजनिक बैठक में कहे जाने के एक दिन बाद हुई। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस को आमंत्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी यूपी बिहार में महाराज जैसे हालात होने की बात कह चुके हैं। अब सवाल है क्या 2024 से पहले विपक्ष एकता को फिर बड़ा झटका लगने वाला है? क्या बीजेपी फिर विपक्ष पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में जुट गई है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बड़ा सवाल है कि क्या यूपी और बिहार में भी खेल हो सकता है? अब लगातार चर्चाएं जो हैं वो इस पर लगातार हो रही हैं। साथ ही साथ बात करें अगर हम लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी की तैयारी जो है वो लगभग पूरी नजर आ रही है। बीजेपी को लेकर लगातार कहा भी जाता रहा है कि वो हर शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर बीजेपी कई पार्टियों को अब तक तोड़ चुकी है। लेकिन अब यूपी बिहार की भी बारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले विपक्ष की क्या तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? कौन सा गठबंधन क्या टूट सकता है? आज हम इसी पर बातचीत भी करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अनुनेश यादव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं। खेमचंद्र शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जय तिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं खेमचंद्र जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के दाव देखने को मिल रहे हैं, लग रहा है कि 2024 की तैयारी जो है वो बीजेपी की पक्की है। सबसे पहले इस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 की तैयारी बिल्कुल पक्की है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। 9 साल में हमने वो काम किया जो 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, हर व्यक्ति को डेवलपमेंट का एहसास है, हर व्यक्ति को एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है। हर वर्ग के लिए हमने काम किया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में 3.5 करोड़ के आसपास घर दिए हैं, और वो घर सभी वर्गों को दिए हैं, सभी जातियों को दिए हैं, सभी प्रदेशों में दिए हैं। हम लोग लगातार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से किसानों को मदद कर रहे हैं, और 50 से 150% तक हम लोग एमएसपी किसानों को दे रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, ताकि किसानों को पूरी लागत मिल सके, उनका खाद बीज महंगा ना हो, उसकी हम लोगों ने व्यवस्था की। हर खेत तक पानी पहुंचे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पंप सेट स्टेब्लिश करवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। खेमचंद्र शर्मा जी, ये बात तो हो गई कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन बीजेपी इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रही है। अजीत पवार का बीजेपी में शामिल होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। अब ऐसी ही कुछ तैयारी मुझे लगता है कि बिहार और यूपी में भी, यूपी में शायद आरएलडी को अलग किया जा सकता है और बिहार में शायद जेडीयू अलग हो सकता है। जिस हिसाब से चर्चाएं हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि बाकी सब तो ठीक है, अनाज राशन मिल रहा है, लेकिन ये जो वॉशिंग मशीन कहा जाता है बीजेपी को, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, अजीत दादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए हैं, और उनका अधिकार है। वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कामों को देखते हुए, उनके जो अच्छे कार्य चल रहे हैं, लोग जिससे खुश हैं, तो उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए। तो ये बात सही है, जब जनता खुश है तो जनता भी अपने जो प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनसे कह रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत करें और उनके साथ मिलकर 2024 का इलेक्शन लड़ें, ताकि देश आगे बढ़ सके, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो अजीत दादा का डिसीजन रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता की जो राय थी कि मोदी जी 2024 में वापसी करने चाहिए, मजबूती से वापसी करनी चाहिए, तो उसी के तहत अजीत दादा और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए। और भी अच्छे लोग अलग अलग प्रदेश में आएंगे, संपर्क में है, और ये दौर चलता रहेगा। हमारे साथ जो लोग हैं वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को। खेमचंद्र शर्मा जी, एक सवाल मेरा और इसी बीच, आपने अजीत दादा कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले एनसीपी को काफ़ी कुछ कह चुके हैं, अजीत पवार जी को काफ़ी कुछ कह चुके हैं, भ्रष्टाचारी तक कह चुके हैं, और आज आप उन्हें यहाँ पर बैठकर दादा संबोधित कर रहे हैं। इसे क्या समझूं मैं? नहीं, वो बड़े हैं, दादा दादा का मतलब होता है कि बड़े भाई, तो बड़े भाई कहना, वो हमारे सहयोगी हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये उनका हक बनता है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। ठीक। और उनका एक लंबा कंट्रीब्यूशन सामाजिक जीवन में रहा है, उसको कोई नकार नहीं सकता। राजनीतिक आप जो बयानों की बातें कर रहे हैं,
इस नाम लेके अजीत दादा के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला हो, ऐसा मेरे को नहीं लगता। कुछ चीजें, कुछ विषय, कुछ जो घोटाले हुए, जो महाअगाड़ी गठबंधन में हुए, यूपीए के दौरान हुए, उनके बारे में जरूर हम लोगों ने बात की और हम बात करते रहेंगे। और उसका उत्तरदायी कौन है हम सब जानते हैं, कांग्रेस उसकी सूत्रधार थी, कांग्रेस की वजह से वहां पर हो रहे थे। और जो घोटाले जिसकी वजह से हो रहे थे, तो उनको उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी जी। आपके पास। अरुणेश यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था, और अगर हम विपक्ष की एकजुटता की बात करें तो मुझे लगता है ये एकजुट ना होकर अलग थलग हुआ जा रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जी देखिए मैम, मौका देने के लिए धन्यवाद। यहाँ पैनल पे जितने लोग हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 2-3 बातें मैं रखूंगा। पहले तो अपने छोटे भाई खेमचंद जी की जो मैं बातें सुन रहा था कि अजीत दादा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में जुड़ जाता है तो आप उसका सम्मान करेंगे, और वही व्यक्ति अगर आपकी पार्टी में नहीं है और आपकी विचारधारा की खिलाफत कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तो आप उसका चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, चाहे आप कांग्रेस हमारी पार्टी के लिए ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए ले लीजिए, चाहे तमाम जो विपक्षी दल हैं, जब तक विपक्ष में रहते हैं तब तक चरित्र हनन करने का एक भी मौका बीजेपी के हमारे साथी नहीं छोड़ते। और जैसे ही ये लोग जो विपक्षी नेता हैं, जब इनके साथ गठबंधन कर लेते हैं या इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ना कि वो वॉशिंग पाउडर लग जाता है, और उस वॉशिंग पाउडर से ये पाक साफ हो जाते हैं। घोटाले उजागर हुए है जी, वो घोटाले अब कौन करवा रहा है? खेमचंद जी कह रहे हैं हमारे माननीय भाई कि वो साहब कांग्रेस ने करवाए थे। मतलब कोई पार्टी किसी व्यक्ति से बोलेगी कि आप साहब घोटाले कर लो, कम से कम आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा ऐसे तर्क संगत देना चाहिए जो कि आम जनता को भी गले से नीचे उतर जाए। हेमंत बिश्व शर्मा जी के लिए अमित शाह जी कहते रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी व्यक्ति अगर कोई नेता है विपक्षी पार्टी में तो हेमंत बिश्व शर्मा है। अजीत पवार जी पे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले थे, शुभेंदु अधिकारी रहे, वो भी एग्जाम्पल है। अजीत पवार जी एग्जाम्पल है, छगन भुजबल जी एग्जाम्पल है, और भी जो तमाम 9 मंत्री अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो उन सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है। एकनाथ शिंदे जी पे भ्रष्टाचार के आरोप है। तो इस तरह की बातें जो है बीजेपी के साथी के मुंह से ठीक नहीं लगती कि जब आपके विपक्ष में कोई व्यक्ति है तो आप उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और अगर आपने 9 साल 10 साल में इतना बढ़िया काम किया है और आपके फेस पे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फेस पे जनता जो है वोट देगी, तो आपको इतनी तोड़ मरोड़ करने की क्या जरूरत है? क्यों आप विपक्षी खेमे में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं? साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि जो विपक्ष की एकजुटता जो बन रही है, जो महागठबंधन का एक प्रारूप बन रहा है, मैं वही बात तो कर रही हूँ। बिल्कुल देखिए बनेगी। एक कहावत आप सुन लीजिए, बस 1 मिनट और लूंगा। एक कहावत सुन लीजिए, बहुत पुरानी कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, आखिरकार वोट तो जनता को ही देना है, और चाहे ये कितनी भी फूट डाल लें, ये मैं कह रहा हूं जी, छोटे छोटे जो दल हैं उनमें चाहे कितनी भी ये फूट डाल लें, लेकिन साहब वोट जनता देगी। जनता अगर तय कर लेगी कि बीजेपी को सत्ता में नहीं लाना है तो नहीं लाएगी। कर्नाटक में आप देखिए क्या हुआ, इन्होंने हर तरीके से प्रयास कर लिया कर्नाटक में, लेकिन फाइनली जनता ने आपको वोट नहीं दिया ना। वोट तो जनता ही देगी, और जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है, और जनता का फैसला ही अंतिम फैसला है। जनता सब देख रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं, जनता के प्रति इनकी प्राथमिकताएं हैं भी कि नहीं भी हैं। और जो किसानों की बात हमारे साथी ने कही, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसानों का खाद बीज बीजेपी ने सस्ता किया है कि महंगा किया है। सब्सिडी खाद बीज से हटा दी है, जो 50 किलो का कट्टा आता था खाद का वो 45 किलो का कर दिया, और उसके दाम भी दुगने कर दिए हैं। किसानों को कह रहे हैं कि साहब हम ऋण दे रहे हैं, ऋण दे के आप उन्हें कर्जदार तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी एमएसपी की सुनिश्चिति आप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब हम एमएसपी दे रहे हैं, तो एमएसपी का कानून भी बना दीजिए ना। लिखित कानून बनाने में क्या दिक्कत है?
जबकि वो तो आपने वायदा किया था कि साहब हम लिखित कानून बनाएंगे, लेकिन नहीं साहब, ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आम आदमी को लाभ हो। इनके सारे काम वो होते हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ठीक मित्रों है को अनुराग जी, फायदा। मैं वापस आती हूँ आपके पास। अशोक यादव जी क्या कहना चाहते हैं? हवा तो ये भी कह रही है कि आरएलडी अलग हो सकती है सपा से। ओम प्रकाश राजभर के आज बड़े सारे बयान काफी दिनों से आ रहे हैं और वो काफी बातें उन्होंने कही हैं। मायावती को साथ आने की बात भी वो यहाँ तक की कह रहे हैं। इस तरह का सवाल जो है उठा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं, जिनका खुद का कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं। वो सुबह किसी राजनीतिक दल में, शाम को किसी और राजनीतिक दल में। तो ऐसे व्यक्ति बात की क्रेडिबिलिटी का कोई मतलब नहीं रखते, हम लोग करते हैं। दूसरी बात की समाजवादी पार्टी के कोई भी विधायक वो भारतीय जनता पार्टी या ओम प्रकाश राजभर अगर एक कह रहे हैं कि हमारे टच में है, तो हम लोग को चुनौती दे रहे हैं। टच में है तो उनको आप टच करिए, आपकी औकात है टच करने की समाजवादियों के विधायक को। अब वो विचारधारा से जुड़े हुए विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो पैसे पे बिकने वाले नहीं आपकी तरह। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, ये देखिए एक प्रोपेगंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो पटना में जो 23 तारीख को जो रैली हुई है उससे बिल्कुल घबराए हुए हैं लोग। ये बिल्कुल प्रोपेगंडा चला रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल बिखर गया, विपक्ष बिखर गया, ताकि आम जनमानस में एक माहौल बना सकें कि हमारे सामने जो विपक्ष है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, वो बिल्कुल बिखर गया, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये इस तरह का प्रोपेगंडा भारतीय जनता पार्टी का है और ये प्रोपेगंडा को जनता समझ रही है। और भी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी की कह रहे थे तमाम बातें जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल हो गए और 9 साल में एक मैं सिंगल वादे की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे, 9 साल में अगर एक कोई बड़ा वादा इन्होंने पूरा किया हो तो बता दें जनता को। जो भी वादे इन्होंने किए थे, महंगाई की बात किए थे, बेरोजगारी की बात किए थे, किसानों की बात किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात किए थे, माँ गंगा की बात किए थे, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? जनता से जुड़ा हुआ एक भी वादा इन्होंने नहीं पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को ठगने का काम किया है। और इसके अलावा आप अभी 27 जून को माननीय मोदी जी भोपाल में दहाड़ रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी दे दूं। अरे मोदी जी, गारंटी आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की दे रहे थे जनता को कि भाजपा में लाने की दे रहे थे? अभी 70,000 करोड़ का जो अजीत पवार के ऊपर घोटाले का आरोप है, आप ही के पार्टी द्वारा लगाया गया, और वो भी ईडी जांच चल रही है उनके खिलाफ। और आप ही के डिप्टी सीएम फडणवीस जी कहते थे कि अजीत दादा जेल में चक्की फिशिंग, अब क्या हो गया? तो इस तरह का ये लोग कहते हैं कि मोदी जी वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं, और आज जो परसेप्शन। अशोक जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए कृपया। अशोक जी की आवाज नहीं आ पा रही, उन्हें जरा उनकी आवाज को चेक किया जाए। वापस आती हूँ मैं अशोक जी। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को, जहां एक और हम ये देख रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो अपनी पार्टी के साथ मिल जाते हैं बीजेपी के साथ। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरएलडी जो है, आरएलडी के कुछ माफ कीजिएगा जेडीयू के कुछ लोग हैं जो लगातार चिराग पासवान के टच में है। यूपी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि जेडीयू जो है वो, माफ कीजिएगा, आरएलडी जो है वो अलग हो जाएगी। जेडीयू और आरएलडी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आई एम सॉरी। उनका ये कहना है। तो क्या यूपी से लेकर बिहार तक भी अब ये सियासत जो है इस तरीके की होगी? देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली चाहे काली हो या सफेद हो, उसे चूहा पकड़ने आना चाहिए, अन्यथा बिल्ली का कोई मतलब नहीं। राजनीति में यही होता है, जो सियासी दल अगर जनता के वोट को आकर्षित करने में सफल होते हैं तो निस्संदेह जो है उनकी पूछ होती है, और वह जो है उनके प्रति बड़े राजनीतिक दल सहानुभूति अपनाते हैं, अपने शिविर में लाने की कोशिश करते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ इसी तरह की कवायद कर रही है।
देखिए 2024 का जो इलेक्शन है वह जो है एक तरफ विपक्ष जो है लामबंदी कर रहा है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भी जो है अब अपने जो है जमात को जो पुराने आप देखे शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है, चिराग पासवान अभी जो है हाशिए पर थे, उनको साथ लेने की कोशिश कर रही है। यूपी में सुभाषपा की चर्चा है, तेलंगाना में पवन कल्याण की जन सेना के साथ बात चल रही है। आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तेलुगु देशम के साथ उसकी बातचीत चल रही है। अभी कर्नाटक में जो चुनाव है जेडीएस के साथ उसकी बातचीत चल रही है। आपने देखा कि किस तरह संसद है, संसद के उद्घाटन में देवगौड़ा साहब पहुंचे भी थे, बिहार में मांझी जी ही हैं। तो इस तरह से पूरी जो है लामबंदी हो रही है। अब इसको जैसे आपने चर्चा की कि जो यूपी में जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी की जो है चर्चा, देखिए आरएलडी कांग्रेस के साथ जा रही है, लगभग तय हो चुका है, क्योंकि वह जो है 2009 को जयंत चौधरी दोहराना चाहते हैं जब कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन हुआ था। उसका कारण यह है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लगभग 24 जिले हैं और 22 लोकसभा की सीटें हैं। इस क्षेत्र में यादव कम है, यहाँ पे दलित, मुसलमान और जाट की बहुलता है और कांग्रेस जो है वह चाहती है कि आरएलडी के साथ मिले। हाँ, आरएलडी यह भी चाहती है कि मायावती जी अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आजाद समाज पार्टी के साथ तो उसकी बातचीत चल रही है। आप लिख लीजिए कि यह इस चुनाव में 2024 वाले में आरएलडी कांग्रेस के साथ जाएगी, सपा के साथ नहीं जा रही है, क्योंकि वो अपना फायदा नुकसान लगभग अपना बना लिया है कि क्या हमको क्या होने वाला है। दूसरी चीज देखिए, विपक्ष की लामबंदी होनी बड़ी मुश्किल है। उसका कारण क्या, जिस तरह विपक्ष बिखर रहा है, और शरद पवार जी की पार्टी का देख लीजिए, वही जो है बड़े नेता माने जाते थे, बड़े चाणक्य माने जाते थे, लेकिन उनकी जमीन किस तरह से खिसक गई। तो एक जो किला था जो पश्चिमी भारत का, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर अन्य विपक्षी दल क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें संयोजक बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी वह पूरी तरह से बिखर गई है। कांग्रेस इसे अच्छी तरह जानती है। अभी आपने देखा कि 16वीं जो है विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ, तो आरजेडी के साथ मिल करके लड़े और बीजेपी के गोद में बैठ करके मुख्यमंत्री बन गए। वो कब पलटी मार जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चाहे देखिए ममता बनर्जी हो, बसपा हो, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हो, इन लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपने देखा कि ममता बनर्जी जो 1999 में 2003 में वाजपेयी सरकार में मंत्री थी, चंद्रशेखर राव को देखिए जीएस। अरविंद तिलक जी, आप सुन पा रहे हैं? यशी जी, मेरे को 8:30 बजे दूसरी डिबेट में जाना है, तो कृपया आप जो सवाल करना है। आवाज ठीक है। हेलो जी 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 जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप ये मान करके चलिए कि अभी 7-8 महीने इस चुनाव में बाकी हैं, अभी काफी कुछ जो है टूट होना बाकी है। हाँ, ये मैं मान के चलता हूँ समाजवादी पार्टी में टूट नहीं होगी, क्योंकि उसके जो विधायक हैं अपने 111 हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा जो है एक व्यापक हिस्सा चाहिए, जो संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक कि कांग्रेस जो है, जितने विपक्षी दल हैं, वो अच्छी तरह जानती है कि ये चाहे जितनी नौटंकी कर लें, ये अंततः जो है लामबंदी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि 19 में तेलुगु देशम पार्टी के किस तरह नायडू साहब जो है एक सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, नतीजा क्या निकला। दूसरी चीज, कांग्रेस यह भी जानती है कि पूरे देश में हमारी स्वीकार्यता है, मुस्लिम वोट बैंक कर्नाटक के जिस तरह से रुझान है साथ आ रहे हैं। अरविंद जी, जरा बीजेपी के प्रवक्ता को चूंकि जाना है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, देखिए अगर हम बात करें इस जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अजीत पवार के आने से बीजेपी को क्या फायदा है। साथ ही साथ ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी है कि अजीत पवार जी को क्यों लिया गया और उनको डिप्टी सीएम क्यों बना दिया गया, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है। दूसरी बात ये, विपक्षी खेमा लगातार कह रहा है कि हम एकजुट होकर रहेंगे, तो लगता है 2024 के चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए कैसे एकजुटता पता चल जाएगा। अभी मिल गठबंधन है, ना इनकी नीति एक है, ना रीति एक है, ना इनका नेता है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। रही अजीत दादा की बात, और अजीत दादा बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनका बड़ा प्रभाव है और हमें उम्मीद है जब 2024 में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो कुछ सीटें रह गई थी विपक्ष के लिए वो भी साफ हो जाएंगी और 100% जो 48 सीटें महाराष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए उनको जीत के आएगा और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की झोली में 18 जो
48 सीटें उनका समर्थन देगा। और अजीत दादा के आने का तो पूरी उम्मीद है कि अब एक भी सीट विपक्ष के हाथ में जाने वाली नहीं है। पूरी की पूरी सीटें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के साथ आने वाली हैं। जी ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी अरुणेश जी भी कह रहे थे कि ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति आप करते हैं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जिन पर लगाए जाते हैं, जिनको पानी पी पी कर गालियां दी जाती है, उसके बावजूद जब वो पार्टी में आते हैं तो वो महान हो जाते हैं। नहीं, हम जोड़ तोड़ की और राजनीति इसी तरीके की राजनीति की जा रही है, ये आरोप है विपक्ष का। नहीं, विपक्ष जो खुद जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं, अब देखिए इनका सबका इतिहास रहा है। और जो दूसरे नेता हैं दूसरे दलों पे ये कैसे प्रेशर करते रहे। और इमरजेंसी में तो कांग्रेस ने सभी को जेल में ठूस दिया था, लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया था। ये वैसी बातें ना करें तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ते नहीं। अगर कोई खुद से या कोई ग्रुप खुद से भारतीय जनता पार्टी के साथ आके मिलके हमारी रीति नीति के अनुसार चलना चाहता है और हमारे साथ मिलके देश के और समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वैसा ही हुआ है, अजीत जी अपने ग्रुप के साथ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम को देखते हुए सामने आए और हम उनका स्वागत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम मिलकर बहुत अच्छा कार्य महाराष्ट्र के लिए भी करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। अरुणेश जी। जी देखिए, एक कहावत और है, मैं कहना चाहूंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इतिहास में क्या हुआ ना तो जी आपने देखा, ना खेमचंद जी ने देखा, ना मैंने। आज्ञा चाहूंगा, डिबेट में जाना है। थैंक यू। वो देख रहे हैं कि वर्तमान में इस समय क्या हो रहा है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए खेमचंद जी। थैंक यू। वर्तमान में क्या हो रहा है, वही चिराग पासवान जी हैं, वो शायद भूल चुके हैं कि उनकी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब वो मतलब क्या विचारधारा है चिराग जी की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो क्या मुंह लेके जो है मोदी जी का राग अलाप रहे हैं, जिनका खुद का वजूद उसी बीजेपी ने जो है वो खत्म कर दिया। उनकी हालत तो कालिदास जी जैसी है, जैसे कालिदास के बारे में कहते थे ना कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे। तो उसी तरीके से चिराग पासवान जी हैं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद वो महाकवि भी तो बन गए। बीजेपी का वो राग अलाप रहे हैं। देखिए अभी वर्तमान की बात हो रही, अब वो चिराग पासवान जी आगे महान कवि बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी उनके साथ जो है पूरी शुभकामनाएं। हम तो चाह रहे हैं जी 24 में वही प्रधानमंत्री बन जाए। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि नड्डा साहब ने बिहार में ही एक रैली करी थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और उन्होंने उस रैली में साफ तौर पे कहा था कि आने वाले समय में जो छोटे छोटे दल हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। उनका एक इंडिकेशन था, वो खत्म कैसे होंगी, उन पार्टियों को तोड़कर ये कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए जितने छोटे दल। अजीत पवार के बीजेपी में गठबंधन के बाद से आपको बता दें कि सियासत तेज हो गई। चर्चाएं हैं कि यूपी और बिहार में भी खेल हो सकता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जेडीयू जो है वो अलग हो सकती है, और चिराग पासवान इस बात का दावा कर रहे हैं बिहार में। अगर हम यहाँ यूपी की बात करें तो आरएलडी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा सकती है। ओम प्रकाश राजभर भी इस पार्टी के साथ मिल सकते हैं। तमाम चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही हैं। 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच। भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। मनीषा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो जी मनीषा जी सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। मनीषा जी आरएलडी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएलडी की अगर बात करें मनीषा जी, तो देखिए अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से गर्म है कि आरएलडी सपा को छोड़कर या तो कांग्रेस के साथ जा सकती है या फिर अलग होकर कहीं और जा सकती है। कहीं और से मेरा मतलब शायद आप समझ रही होंगी। फिलहाल मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि सपा के साथ आरएलडी खुश नहीं है। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर इस पर कई बार बयान दे चुके हैं। जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने शुरू में ही कह दिया अफवाहों का बाजार गर्म है। तो ये अफवाहें हैं और हर दूसरे महीने अफवाह आती है। एक महीना आती है कि फलाना पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एक महीना आती है कि फलाना पार्टी से अलग हो रहे हैं।
तो ये अफवाहें हैं, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी कुछ नहीं कहते तब तक मुझे नहीं लगता कि अटकलें लगानी चाहिए। अभी तो चुनाव में बहुत समय बाकी है और चुनाव से ज्यादा हम जो जमीन पर जनता की जो आवाज है उसको उठाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। रवीन जी, माफ कीजिएगा, अरविंद जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आरएलडी के बारे में तो ये बताया जा रहा है, जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी हम लोग को भी थोड़ी बहुत मिलती रहती है, कुछ नेताओं से भी बात होती है, तो उनका सीधा कहना है कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, आरएलडी मिलकर के एक मोर्चा बनाए और लड़े और बेहतर स्थिति में रहेंगे। चूंकि भाजपा के साथ आरएलडी का जो न जाने का एक मूल कारण यह है कि आरएलडी चाहती कि कम से कम 1 दर्जन सीटों पर भाजपा आश्वासन दे तो शायद बात विचार बन सकती है, और भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आपने देखा कि भाजपा जो है 2014 में करीब 73 सीटें जीतने में कामयाब रही, फिर आपने देखा कि 19 में 64 सीटें, तो उसका अब जो कोर वोट बैंक है इतना बूथ स्तर पर मजबूत हो चुका है कि वहां उसके अपने जो है ताकतवर नेता है, तो उनको नाराज करना भाजपा नहीं चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, एक चीज और है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र पर बीजेपी का सर्वाधिक फोकस है। अगर तीनों सीटों को आप जोड़ देंगे तो लगभग 168 सीटें हैं। महाराष्ट्र में जो है 48 है, बिहार में 40 है, यूपी में जो है 80 है। आप देखें कि 19 का चुनाव तो बीजेपी जो है लगभग 144 सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी पूरे पार्लियामेंट का लगभग 1/3 सीटें जो है इन तीनों राज्यों को मिला करके है। अब ये चूंकि भाजपा को लग रहा था कि अगर महाअघाड़ी की सरकार जो है अगर इसी तरह से मिल करके चुनाव कांग्रेस, शिवसेना और आपके नेशनल एनसीपी मिल करके अगर लड़ेंगे तो सर्वे में भी आपने देखा कि करीब जो है भाजपा को 7-8 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। भाजपा के सामने यह था कि किस तरह से इनको जो है तोड़ा जाए और वो इस काम में जो है कामयाब रहे। अब चूंकि अब बिहार को देख लीजिए, बिहार में अगर आप आरजेडी का वोट बैंक, जेडीयू का वोट बैंक, अगर मांझी जी रहे होते उनका अगर आप जोड़ दें फिर उपेंद्र कुशवाहा, तो लगभग जो है करीब 40% के आसपास जो है उनका वोट शेयर बनता है। अब स्थिति बदल गई, अब वहां महादलित लगभग करीब 16 से 17% है। अब जिसके पूरी हकदार जो है मांझी जी और चिराग पासवान को माना जाता है। दूसरी तरफ जो कोयरी बिरादरी है, जिन्हें कुशवाहा भी कहा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएसपी के हैं, वो लगभग 6 से 7% है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन लोगों के आने से पूरी जो है उनकी कौम ही जो है उठ करके भाजपा में आ जाएगी, लेकिन वो प्रभावित करेंगे। और भाजपा का 24% ऑलरेडी जो लोकसभा में आप 14 में भी देखी होंगी और 19 में भी उनका है वोट बैंक, यानी कुल मिलाकर के अब ये अपर हैंड होती हुई दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो है सीटों को जो है 2019 और 14 की तरह दोहरा लिया जाए। यही वजह है कि यहाँ पे टूट की संभावना दिखी और वो फलितार्थ होती भी नजर आई। अब ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या हो। समाजवादी पार्टी देखिए 2017 में ऑलरेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुकी है, उसका क्या अनुभव रहा। तमाम उसके जो थिंक टैंक थे सपा के, वो कहते सुने गए थे कि कांग्रेस को बहुत अधिक हम लोग जो है लगभग सैकड़ा जो है सीट देख करके अपने नुकसान करा लिया, अन्यथा हम लोग सरकार में भी आ सकते थे। तो अब जो है अगर मान लीजिए समझौता होता भी है तो किसी भी कीमत पर, अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन को नहीं चाहेगी कि उन क्षेत्रों में जो है जहां उसके सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर उनके उम्मीदवार रहे, वहां पर कांग्रेस को, आरएलडी को दे दिया जाए। तो ये वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आरएलडी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़े और जो है छोटे दलों के साथ, कांग्रेस के साथ न लड़े। आपने देखा कि किस तरह अखिलेश यादव जी जाकर के तेलंगाना में बीआरएस के जो सुप्रीम है उनसे जाकर के मिलते हैं। हाँ जी। कांग्रेस पहले कर चुकी है कि जहां बीआरएस होगा वहां हम नहीं होंगे। तो अंदरूनी इतने झगड़े हैं इन लोगों के बीच में कि चुनाव बाद जो है कौन क्या करवट किधर लेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसका जवाब मैं अरुणेश जी से लूंगी। अरुणेश जी, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कि अखिलेश यादव मिलकर आते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम जहां पर वो होंगे वहां पर हम नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई विपक्ष की एकजुटता कैसे होगी। अंदरूनी कलह जो बीच में देखने को मिल रही है। यूसीसी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल से कहा कि हम यूसीसी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। विपक्षी खेमे में कई तरफ से आवाज आ रही है कि भाई ठीक है, अगर आप लाना चाहते तो लेकर आइए। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो ये कैसी एकजुटता है जिस पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं।
और सबसे ज्यादा जो सवाल है विपक्ष से ना करने से बेहतर है, मैं ये मानता हूं सरकार से सवाल होने चाहिए। सरकार से मणिपुर पे भी सवाल उठ रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है, उस पे क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, टस से मस नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, दुनिया की पूरी ताकतें लग गई, लेकिन मणिपुर का मां प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। बेरोजगारी का बा प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। खैर प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधान है, उनका मन है। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। मेरा अपना जो निजी विचार है वो ये है कि जोड़ तोड़ ना कह के अगर हम इसको कहें तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है तो वो ज्यादा अच्छा बेहतर शब्द होगा। आप देखिए बाकी दल तो क्या है, दलों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो, जदयू राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन हो, तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन हो, हम दलों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही है कि साहब कोई एक पार्टी है उसमें दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा हमारे पास पहुंच जाए, एक टुकड़ा जो है वो कहीं से तोड़ रहे हैं तो खुद से जोड़ भी तो रहे ना, तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति ऐसे ही हुई। हम जोड़ तोड़ नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे तोड़ फोड़। ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हुई, इसे हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। ये तो ऐसा हो गया कि आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो आप उस सत्ता का और उस ताकत का गलत उपयोग कर रहे हैं। मुझे एक पुराना अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना लोकसभा का भाषण याद आया, उसका चंद लाइनें हैं, मैं कहना चाहूंगा। अटल जी ने ये कहा था कि जो बड़ी ताकत होती है, जो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके साथ आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जब आप सत्ता में हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और आपको उसका मान सम्मान रखना चाहिए। आप सत्ता में बैठ हैं तो आपको विरोधियों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर विरोधी दल आपसे सवाल कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पे आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आप विपक्षी खेमे में इस तरीके से तोड़फोड़ करें और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए जो है आप राजनीति के किसी भी स्तर को गिरा दें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जातीय समीकरण है, जैसे कि अभी सर बता रहे थे अरविंद जी कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में परसेंटेज बताया कि अति पिछड़ा और अति दलित का ये परसेंटेज है और ये वोट इस पार्टी का है और ये वोट इस चेहरे का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके के कई समीकरण कई बार बनाए गए, कई पार्टियों ने बनाए, हमारी तरफ से भी बनाए गए, बीजेपी की तरफ से भी बनाए गए। और अगर आपको याद हो कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी गठबंधन बनाया और ये एक ऊपरी तौर पे सोचा गया कि साहब ये परसेंटेज वोट इसका है और ये इसका है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि क्या वो वोट कन्वर्ट हो पाया, क्या वो वोट धरातल पे जो है वो वोट पड़ पाया। तो कई सारी चीजें आ जाती हैं कि जब आप गठजोड़ कर रहे हैं तो आपने तो अपने गठजोड़ कर लिए, मोदी जी का और मांझी जी का तो गठजोड़ हो गया, वो तो कागजी पेपर पे दिख गया। लेकिन बीजेपी के जो नेताओं ने, बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने उन पर्टिकुलर उन दलित व्यक्तियों का जो शोषण किया, सत्ता में रहते हुए विपक्ष के जो कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ जो जाति हुई, तो क्या वो जमीनी कार्यकर्ता, वो जमीनी वोटर, क्या वो दिल से सत्ताधारी दल से जुड़ पाएगा? मांझी जी तो जुड़ जाएंगे, चिराग पासवान जी तो जुड़ जाएंगे, अजीत पवार जी तो जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या अजीत पवार जी का वोटर जुड़ पाएगा? क्योंकि अजीत पवार जी और जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनीषा जी, आरएलडी की अगर बात करें तो जैसे ही आपने कहा कि अफवाहें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक ऐसा हो सकता है, 2024 से पहले, कि आरएलडी अलग हो जाए क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। एकजुटता का संदेश देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे बयानबाजी, ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान सामने आया, उस बयान की अगर बात करें तो उसके मुताबिक आरएलडी जो है वो कांग्रेस के साथ जा सकती है और हो सकता है ओम प्रकाश राजभर भी जाए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने कल ही इस बारे में कहा है कि वो कुछ भी कह लें उससे क्या होता है। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहते हैं हम कैसे मान लें। और दूसरा, हमारी जो विपक्ष का जो गठबंधन है ये तो मजबूत है, जमीन पर है और ये बना रहेगा।
इसके बारे में 22 से पहले, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तमाम, मेरे को भी कई 1 साल हो गया सुनते सुनते, तो ये निकाय चुनाव में भी बना रहा, बहुत शोर मचा कि अब टूटा तब टूटा। नहीं, ये आगे भी नहीं टूटेगा, गठबंधन बना रहेगा। और साथ राष्ट्रीय एक्चुअली लोकदल, ड्रॉबैक है ना, अभी तक वो जिनके साथ भी गठबंधन में रहे वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, तो आरएलडी इतना लंबी पारी खेल जाएगी ये उम्मीद नहीं है किसी को। देखिए उम्मीद पे तो दुनिया टिकी रहती है, तो हम कहेंगे आप उम्मीद बनाए रखिए और 24 का इंतजार करिए। राष्ट्रीय लोकदल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, विपक्ष एक गठबंधन रहेगा, विपक्ष को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जो कर रही है, ये ना केवल विपक्ष और जनता, ये हमारे लोकतंत्र का जो मूलभूत ढांचा है उसी पर एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, प्रहार है। अगर आप एक, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा ये जान चुकी है कि अब चुनाव जीत कर तो वो सत्ता में नहीं आएंगे, तो क्यों ना डरा कर, धमका कर, खरीद कर एमएलए को अपने तरफ लाया जाए और सांसदों को अपनी तरफ लाया जाए, पार्टियां तोड़ी जाए। ये तो वही करेंगे जिनको अपना ये भरोसा नहीं है कि जनता उनको वापस चुनेगी। तो ये जनता के प्रति धोखा है, क्योंकि जिस एमएलए को वो खरीद रहे हैं, बेशक अपने पास अपनी पार्टी में ले आए, लेकिन जनता ने तो भाजपा के खिलाफ वोट देकर उनको एमएलए बनाया था। तो ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और जनता देख रही है, 24 में जवाब मिलेगा। ठीक है अरविंद जी, जैसे कि यहाँ पर अभी मनीषा जी बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, जवाब देगी। मैं यूसीसी पर बात करना चाहती हूँ। यूसीसी की बात प्रधानमंत्री ने कही, उसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल हो गई और एक धड़ा कह रहा है कि हम साथ हैं और एक धड़ा कह रहा है हम साथ नहीं, और कुछ है जो हाँ या ना ही नहीं कहना चाहते, न्यूट्रल रिएक्शन है। इसी से समझ में आता है कि विपक्ष की एकजुटता क्या है। किसी ने भी सिरे से नहीं खारिज किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं यूसीसी लाना चाहते। देखिए मनीषा जी ने सही कहा कि जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है। अब देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी और जा करके मुख्यमंत्री बनने के लिए वह जो है महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ चली, जनता देख रही है। आपने देखा कि नीतीश कुमार जी 16वीं विधानसभा में आरजेडी के साथ मिल करके चुनाव लड़े और भाजपा के साथ फिर जा करके मुख्यमंत्री बन गए, जनता देख रही है। देखिए समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है और भली भांति देखती है। चाहे कोई संविधान का ये कह देगी कि अमुक सरकार जो है संविधान, जो संवैधानिक ढांचे है उसको तोड़ रही है, विधायकों को खरीद रही है, उन सारे चीजों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि जनता जो है। जी बिल्कुल मतलब होता है। अजीत पवार जी के ऊपर अभी तो आरोप लगा रहे थे वो चक्की पीसेंगे, और आज उन्होंने अपनी सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये कहाँ से ठीक हो गया बताइए? नहीं, हमारी बात भाई वो बात ये नहीं, उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कल तक ईडी उनके पीछे पड़ी थी, आज वो मंत्री बन गए, ये आप ठीक बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सिद्धांतों की और व्यवहार, बात तो सुन लीजिए मनीषा जी। प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर ईडी के केस खुले हुए हैं और अब वो कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे, मोदी जी के बराबर में बैठेंगे, ये ठीक है? मनीषा जी पूरी बात हमारी आ जाने दीजिए। देखिए मैं सिद्धांतों की बात नहीं करता हूँ, इस देश में कौन सा राजनीति, सिद्धांतों की ही बात करनी चाहिए। इतनी कमी हो गई है सिद्धांतों की, सिद्धांत जमीन में घुस गए हैं, निम्न स्तर की राजनीति पर भाजपा ले आई है। मैं ये कहूंगी आप ही की पार्टी जो है किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता। आप ही की पार्टी जो है 2009 में कांग्रेस के साथ थी, फिर कांग्रेस को देखिए पार्टियों का डिसीजन अलग होता है, लेकिन पार्टी को तोड़ना बिल्कुल का डर दिखा के वो अलग है। ये कोई मतलब नहीं है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से। हमारे नेता कभी डर से नहीं गए किसी पार्टी से हाथ मिलाने, अपनी इच्छा से गए हैं। अजीत सिंह जी आज भी अपनी इच्छा से मना करेंगे और अपनी इच्छा से जाएंगे, वो ईडी का डर नहीं दिखा सकता। कब किस पार्टी के साथ चले जाते थे अजीत सिंह जी? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, बिल्कुल बेदाग छवि है। अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, भारतीय ईडी का डर नहीं दिखा सकते। भारतीय राजनीति में रोशनी में कपड़े बदलते सभी सारे ईडी से जो पीड़ित लोग हैं आज भाजपा में जा चुके हैं। अब कोई अपने आप को दूध का धुला न कहे तो बेहतर होगा। चुनाव किसी और के साथ महाराष्ट्र में 150 में से आधे जो इनके एमएलए हैं वो बाहर से लाए गए हैं, आप ये देख लीजिए। आधे से ज्यादा एमएलए भाजपा के अपने नहीं है।
कहीं खरीदे हैं, कहीं पकड़ के छीन कर कहीं से लाए गए हैं। इसको ये क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि ये जितने भी पार्टियां हैं सब जो है मौके की मोहताज जो सत्ता में है उनकी बात करिए, मोहताज है। विपक्ष थोड़ी ना किसी को खींच रहा है। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की भी होती है। आप जी विपक्ष नहीं, में आज होने का सत्ता की मतलब ये ज्यादा नहीं है, कि आप क्योंकि जो है ईडी भी उनका है, सीबीआई भी उनका है, इलेक्शन कमीशन भी उनका है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा मैं पहले नहीं ही है। कह चुका अच्छा हूं। ठीक है, बात आपकी मान लेते हैं। मैं मान लेने की बात नहीं कहता हूँ। देखिए, हम किसी खूंटे से नहीं बंधे, लेकिन मैं आपकी पार्टी को भी देख चुका हूँ, सत्ता को भी देख चुका हूँ। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? मुझे बताया गया वरिष्ठ पत्रकार है। आपको लगता होगा, आपको लगता होगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है यशी जी ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो खुल के बताएं। मनीषा जी, अगर आप अखबार पढ़ती होंगी तो अभी चौधरी चरण सिंह के बारे में कोई देश में नहीं लिखा था। उनके जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर भी जतिलक ही देश में केवल लिखे हैं। आप अखबारों को पढ़ लीजिएगा उनके जयंती पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत में किसी राइटर ने नहीं लिखा होगा, आप देख लीजिएगा अखबार अगर पढ़ती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, आप सच भी लिखते हैं। हमारे ऊपर मत ये आरोप लगाए कि हम किस पार्टी के। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाथों से पुरस्कार लेने से मना कर चुका हूँ। आज आप भाजपा की बात को ठीक ठहरा रहे हैं, तो और क्या अंदाजा लगा बताइए। मनीषा जी थोड़ा सा रिलैक्स करिए। कृपया आरोप लगाने से पहले बहन जी कृपया समझ लीजिए हमारे बारे में तब आरोप लगाइए जी। हम लोग किसी खूंटे से नहीं बंधे हैं। जो सच्चाई है वो मुंह पर कहते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो। हम लोग कोई बिके हुए लोग नहीं है। किसी आज तक किसी पार्टी के दरवाजे पर मैं पैर रखा हूँ, तो कृपया अपने पार्टी के लोगों से भी पूछ लीजिएगा, तब आरोप लगाइए जी। अरविंद जी देखिए, बहुत सारी बातें आपने कह दी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। अरुणेश जी देखिए, कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें, राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और वहां पर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जाते हैं तो प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी जी जा नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो यूसीसी की बात करते हैं तो कांग्रेस सबसे पहले मना कर देती है। यूसीसी में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कांग्रेस को, और जब यहाँ पर आपकी एकजुटता नहीं दिख रही है, सवाल वही है कि विपक्ष एकजुट होगा तो कैसे होगा। मैं कह रही हूँ बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, ठीक है, तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, ठीक है, लेकिन आप जो एकजुटता का संदेश दे रहे हैं वो तो लोग लेकर आ रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी से तो लोग जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एकजुटता होगी, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। कैसे होगी? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ। उसी बात पे आ रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में बड़े अच्छे से समझाऊंगा। एक समय हुआ करता था कि जब बीजेपी के पास मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, और वो भी कांग्रेस की मेहरबानी से। समय बदला, आज बीजेपी सत्ता में है। एक समय ऐसा था जब बीजेपी ने बाहर से गठबंधन दिया था जनता दल को, और जनता दल के प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी। और अब समय ऐसा है कि बीजेपी उसी जनता दल के जो घटक दल है, चाहे वो जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम जो क्षेत्रीय दल में जनता दल टूट गई थी, अब उन्हीं घटक दलों को तोड़ने में लगी हुई है। तो समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। एक अटल जी की भी बीजेपी हुआ करती थी, जिसमें 36 दल के साथ अटल जी बीजेपी को लेके चले। 6 साल उन्होंने सरकार चलाई, और पक्ष और विपक्ष दोनों के पूरे मान सम्मान का ध्यान रखा गया। राजीव जी के समय पे आपको ध्यान होगा कि अटल जी को विदेश भेजा गया था इलाज के लिए। तो वो दौर ऐसा था जब पक्ष और विपक्ष में आपसी एक सम्मान हुआ करता था। एक नेहरू जी के समय पे लोहिया जी का पर्याप्त सम्मान होता था, और जिस दिन लोहिया जी सदन में नहीं पहुंचते थे तो नेहरू जी उनसे बाद में कहते भी थे कि कल आप नहीं आए तो हमने आपको बहुत मिस किया, हमारी आपने जो है खिंचाई नहीं की। तो एक वो दौर था स्वस्थ राजनीति का, और एक दौर ऐसा आ गया है कि बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब देखिए साहब, राहुल गांधी जी मणिपुर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मणिपुर में जब इम्फाल पहुंचे तो वहां बाई रोड जाने से मना कर दिया। देखिए साहब, अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे तो वो एक इंटरनेशनल खबर बनेगी, एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा कि साहब मणिपुर प्रधानमंत्री जी क्यों गए, क्योंकि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की जो कार्यकुशलता है, जो उनके दावे हैं, वादे हैं, वो खोखले साबित होंगे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे नहीं बोलना चाह रहे, बाकी सब जगह बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोल रहे हैं,
प्रधानमंत्री जी जो है डीयू में बच्चों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पे उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह से उस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। अब आप आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे हमारा जो आदिवासी समुदाय है उसके भी जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होगा। आदिवासियों को, आपको जानकारी होगी, अरविंद सर को मुझसे ज्यादा जानकारी है कि विशेषाधिकार होता है जमीन का। उनकी जो जमीन है, उनकी आदिवासी जमीन, उसको सरकार जो है वो उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती है, इस चीज का उन्हें विशेषाधिकार है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी की जो मंशा है, जो इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं, उनको वो जमीन देना चाह रही है। इस एक कारण ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। 2024 के लिए जो मुख्य मुद्दा जातिगत जनगणना होने वाला है। तो चलिए अवनेश जी, देखिए ये तो देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है और इस पर क्या एकजुटता होती है, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं यूपी टू बिहार, क्या खेल होगा। बीजेपी ने जिस तरीके से अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल किया है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। और चिराग पासवान का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई नेता जो हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं। यूपी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का बयान आया, उन्होंने कहा कि आरएलडी के कई नेता संपर्क में हैं, हो सकता है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं लगातार गर्म हैं। हालांकि ये सब हो क्यों रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, और सभी अपनी अपनी जमीन बिछा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव कौन जीतता है, लेकिन क्या रणनीति जो बनाई जा रही है उसे जनता में कैसे वो जनता को लुभा पाएंगे। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।